राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक लड़की की बड़ी दुख भरी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में बेटी और माँ सब मजदूरी करते थे, यानी काम करके अपना गुजारा करते थे। पौ फटने वाली थी और कमली अब तक सो रही थी। कमली की माँ धनिया कई बार आवाज लगा चुकी थी कि कमली उठ जा बेटा, पौ फटने वाली है, लेकिन कमली उठने का नाम नहीं ले रही थी। जब 2 घरों से बुलावा भी आ गया तो धनिया बोली, कमली आज तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? तो धनिया गुस्से में बोल रही थी। तो कमली के पास जाकर उसने अपने पैरों की एक जोरदार लात कमली के कमर में मारी और उसे उठाते हुए बोली, क्यों री कमली, आज तुझे चौधरी साहब के घर नहीं जाना है? तो कमली बोली, माँ आज मेरा काम करने का मन नहीं है, जाके बोल दे। तो कमली की माँ धनिया कहने लगी, ये क्या कह रही है छोरी तू? अगर तू काम पर नहीं जाएगी तो हम सब क्या खाएंगे? क्या तू चाहती है तेरे सारे भाई बहन भूखे मरे? और तुझे तो पता ही है मेरा 9वां महीना चल रहा है, सुबह से ही भूख लग जाती है, जा कुछ बासी ही लेकर आ, कहकर धनिया ने एक लात और जो कमली के ऊपर जमा दी। चोट खाकर कमली तिलमिला उठी और घायल शेरनी की तरह धनिया के ऊपर बरसते हुए बोली, क्या माँ काम नहीं कर सकती तो इतने बच्चे क्यों पैदा करती हो तुम सबका पेट भरने का मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? कमली की बात सुनकर जैसे धनिया के तन बदन में आग लग गई। वह गुस्से में कमली के बाल खींचते हुए बोली, ये तेरी जो गज भर की जवान चलती है ना छोरी, वो खींचकर मैं तेरे हाथ में दे दूंगी। जितनी बड़ी है ना उससे ज्यादा तेरी जवान चलती है, कहाँ से सीख कर आती है यह सब तू? अपनी माँ का रौद्र रूप देखकर कमली शांत हो गई और धनिया तो अब तक उसे मारती पीटती रही जब तक वो थक नहीं गई। उधर चौधरी चंद्रभान के घर कमली के काम पर नहीं पहुंचने की वजह से सारा घर अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा था। काम को लेकर मारा मारी चल रही थी। चौधरी चंद्रभान की बड़ी बहू ममता अपने मायके गई हुई थी और छोटी बहू धनवर्षा अपने नाम के अनुरूप ही मायके से बहुत सारा धन लेकर आई थी, जिसे काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। और चौधरी साहब की धर्मपत्नी, उनका वजन तो इतना बढ़ गया था कि वो तो बड़ी मुश्किल से उठ बैठ पाती थी। वो भी तब उठती थी जब उन्हें अपना पान थूकना होता था, क्योंकि उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद थी। चौधराइन आज सुबह जब सोकर उठी तो देखा घर में ना ही झाड़ू लगा था और ना ही रसोई घर से बर्तनों के खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी। चौधराइन धीरे धीरे रसोई घर की तरफ बढ़ रही थी कि चौधरी चंद्रभान ने आवाज दी, क्या शिव की अम्मा, आज चाय नाश्ता कुछ मिलेगा कि नहीं? तो चौधराइन कहने लगी, क्या अब तक आपको चाय नाश्ता नहीं मिला? मैं भी तो सोचूं आज घर में इतनी शांति क्यों छाई हुई है। इतना कहकर चौधराइन भी कमली को आवाज देने लगी। इतने में ही शिव आ गया और बोला, माँ आज कमली नहीं आई है और महारानी धनवर्षा अभी तक सो रही है, इसलिए आज आपको ही चाय बनानी पड़ेगी। इतने में ही जो रुद्रांश भी उठकर बाहर आ गया और शिव से बोला, हमारी माँ चाय नहीं बनाएगी, जा कमली को बुला कर ले आ, नहीं तो अपनी बीवी से जाकर बोल, जोरू का गुलाम कहीं का। अपने लिए जोरू का गुलाम शब्द सुनकर शिव भी तिलमिला उठा और रुद्रांश से बोला, आप बड़े भाई हैं तो भैया आपका लिहाज करता हूँ, इसका क्या मतलब है कि आप कुछ भी बोल देंगे? मैंने कब कहा था कि मेरी शादी इतने बड़े घर में कर दो? और फिर माँ को भी तो बहुत दहेज चाहिए था, क्यों माँ, मैं सच कह रहा हूँ ना? तब उसकी माँ बोली, चौधराइन हाँ बेटा, पर ममता भी तो ढेर सारा दहेज लेकर आई थी, उसके तो इतने नखरे नहीं हैं।
अपनी माँ की बातों को सुनकर रुद्रांश फिर बीच में ही बोल पड़ा, कुछ नहीं माँ, यह सब शिव की सह देने का नतीजा है, वरना आज हमारी पत्नी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी के सामने अपनी जबान खोल सके। इधर चौधरी चंद्रभान के घर में बातों का घमासान चल रहा था। उधर उदय भान के घर में भी सभी सदस्य इस जुबानी युद्ध का आनंद ले रहे थे, जैसे कभी चौधरी चंद्रभान लेते थे। कहने को तो दोनों सगे भाई थे, किंतु बनती दोनों में कभी नहीं थी। यही वजह थी कि घर के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, दीवारों के भी कान होते हैं, घर की बातें भी आर पार होती थी। फिर चौधरी उदय भान का बेटा वंश तो वैसे ही चौधरी उदय भान के यश में वृद्धि कर रहा था। इकलौता घर का चिराग जो था, हालांकि 2 बहनें भी थीं उसकी, लेकिन उनकी यहाँ कोई गिनती नहीं थी। वैसे तो चौधरी चंद्रभान की गांव भर में बहुत चलती थी, पर क्या मजाल कि चौधरी साहब चौधराइन के सामने अपनी जबान खोल सकें। माँ बेटों में हो रही गर्मा गर्म बातों को सुनकर चौधरी जो चंद्रभान बाहर निकल कर आए और कमली के घर की तरफ बढ़ चले। उधर धनिया कमली को मारकर भी खुश नहीं थी। उसने कमली की पहले तो खूब पिटाई की, उसके बाद कमली को मारकर अब पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। धनिया के स्वभाव और व्यवहार में जो रूखापन था, वो यूं ही एक दिन में अचानक नहीं आया था, बल्कि निरंतर होते अपमान और तिरस्कार के कारण ही धीरे धीरे आया था। गांव में जाति के आधार पर मोहल्लों को बांट दिया गया था। जिस मोहल्ले में जिस जाति के लोगों की संख्या ज्यादा होती थी, उस मोहल्ले को उस जाति के नाम से संबोधित किया जाता था। जैसे ठाकुर जाति के लोगों को ठाकुर टोली, बामन पंडित जाति के लोगों को बामन टोली और सुनार जाति के मोहल्ले को सुनार टोली के नाम से संबोधित किया जाता था। इसके अलावा भी गांव में और भी जाति के लोग थे, जिन्हें भी अलग अलग नामों से जाना जाता था। इसी सुनार जाति के मोहल्ले में राजमुनि सुनार का घर भी था, जिसमें एक गोदरेज की अलमारी में सिमटी उनकी छोटी सी दुकान चलती थी, और एक दुकान थोड़ी दूर कस्बे वाली बाजार में भी थी। गांव में कोई भी शादी ब्याह हो, लोग गहने राजमुनि सुनार से ही बनवाते थे। उसका एक कारण यह भी था कि लोग अपने पुराने गहने गिरवी रखकर उसके बदले कुछ उधार भी ले लेते थे। राजमुनि सुनार के 5 लड़के थे, जिसमें से केदार मुनि और शिव मुनि कस्बे की दुकान देखते थे, और नारद मुनि घर की दुकान पर कब्जा किए बैठे थे, और चौथे नंबर पर थे गिरधर मुनि, जिनको पीने की बुरी लत के कारण घर वालों ने निठल्ला जो समझते थे, और वो थे भी निठल्ले। निठल्ले किसी काम धंधे में तो उनका मन नहीं लगता था। और 5वें नंबर पर थे तेज मुनि, जो सिर्फ नाम से ही नहीं बल्कि पढ़ाई लिखाई में भी बचपन से होशियार थे, जिसके कारण इलाहाबाद में अभी पढ़ाई कर रहे थे। राजमुनि सोनार का अपने गांव नगर में एक अलग ही रुतबा था, जिसके कारण सभी बेटों की शादियां उन्होंने अच्छे अच्छे घरों में की थी। धनिया भी जब ससुराल आई थी तो बड़ा सोना लेकर आई थी, जिसके कारण धनश्री से बिगड़ते बिगड़ते उसका नाम धनिया हो गया। राजमुनि सुनार के मरने के बाद घर में बंटवारा हो गया था, जिससे गिरधर मुनि के हिस्से में जो आया उससे उसने एक दुकान खोल ली। लेकिन वो भी कुछ दिन बाद उसने धीरे धीरे शराब की अग्नि में स्वाहा कर दी। फिर उसकी नज़र धनिया के गहनों पर पड़नी शुरू हो गई, और एक एक करके धनिया के सारे गहने भी बेच डाले। इस बीच धनिया 5 बच्चों की माँ बन चुकी थी। बच्चे का पेट पालने के लिए अब धनिया कई घरों में काम करने लगी थी। ऊपर से गिरधर मुनि शराब के नशे में धुत आता और धनिया को मारता पीटता और अपने शरीर की भूख पूरी करता, और खा पीकर अपनी मंडली के साथ फिर सुबह निकल पड़ता था। धनिया फिर पेट से थी। खाने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण धनिया बहुत कमजोर हो गई थी, जिसकी वजह से
जो कमली भी अब काम पर जाने लगी थी और उससे छोटी गुंजा गांव में ही एक मिठाई की दुकान पर मिठाई के लालच में कुछ काम कर देती थी, जिसकी एवज में हलवाई उसे मेहनताना न देकर कुछ बची कुची मिठाइयाँ दे देता था, जिससे गुंजा खुशी खुशी लेकर घर आती थी और अपनी दोनों छोटी बहनों और एक भाई के साथ मिलकर जो खाती थी। और गिरधर मुनि के भाइयों ने गिरधर मुनि को अब बोलना अब बंद कर दिया था, क्योंकि गिरधर मुनि जब शराब के नशे में होता था तो वह किसी की नहीं सुनता था। फिर ये दुनिया भी तो ऐसी ही है जहाँ पैसे के देवता पूजे जाते हैं। घर के सबसे निठल्ले आदमी को कोई नहीं पूछता, फिर समाज तो देखता ही है उसे हेय की दृष्टि से, उसकी कोई आबो इज्जत नहीं होती है और परिवार भी उस निठल्ले को हिराकत भरी नजरों से देखता है। समाज में उसे कोई मान सम्मान नहीं मिलता है। चौधरी चंद्रभान घर से तो बड़े गुस्से में निकले थे, लेकिन धनिया के घर पहुंचकर उनका सारा गुस्सा उस समय काफूर हो गया जब कमली ने उनको देखते ही पूछा, काका चाय तो अभी पीनी ही होगी, पीनी हो तो बनाऊं, पर घर में दूध शक्कर नहीं है, गुड़ वाली नींबू डालकर काली चाय बनाती हूँ। तो चंद्रभान बोले, ना बिटिया घर चल के बना दो, अभी कोई भी चाय नहीं पिया है, हमको माफी दे दो काका, जो कमली आज काम पर नहीं जावेगी। तो वह कहने लगी, कमली बिटिया आज तुम काम पर क्यों नहीं आओगी? तो फिर हमारा चूल्हा कैसे जलेगा जब तुम काम पर नहीं आओगा? तो वह कहने लगी, काका चाहे जैसे जले, आज कमली काम पर नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। कहकर कमली ने चाय का गिलास चौधरी साहब को लाकर थमा दिया। तभी बरामदे में से धनिया की आवाज आई कि मैं भी सवेरे से यही कह रही हूँ भाई जी, लेकिन यह छोरी किसी की सुने तब तो, कहकर धनिया वहीं खड़ी हो गई। धनिया की बात सुनकर चौधरी साहब ने कमली का पक्ष लेते हुए कहा, क्या करे बेचारी, अभी इसकी उम्र ही कितनी है, नहीं मन होगा आज कुछ करने का। कहकर चौधरी साहब धनिया के घर से निकल पड़े। अभी निकले ही थे कि शिव भी आ गया और आकर कमली के ऊपर यह कहते हुए बरसने लगा कि तनख्वाह देते हैं तुमको हम हर महीने में, मुफ्त में काम नहीं कराते जो तुम बिना वजह बताए काम पर नहीं आओगी। तो वह कमली कहने लगी, जितना आप तनख्वाह देते हो हम उससे ज्यादा काम करते हैं छोटे चौधरी, लेकिन आज हमारा मन नहीं है, कमली कहने लगी, काम पर जाने का, इसलिए हम नहीं आएंगे। कहकर कमली अपने घर के अंदर चली गई और धनिया कमली के पीछे पीछे बिना कुछ बोले ही चल दी। उसके बाद शिव जो था छोटा चौधरी अपने घर की तरफ चला गया। आज सुबह सुबह कमली ने जो बातें धनिया को सुनाई थी, धनिया उस बात को लेकर मन ही मन दुखी थी। दुखी तो कमली की बात से भी नहीं थी, कमली ने तो उसे इतना कुछ सुनाया, बल्कि इस बात से थी कि कमली के अंदर जो गुस्सा और प्रतिकार की भावना आई तो वो ऐसे तो नहीं आई थी, बल्कि उसके लिए धनिया स्वयं जिम्मेदार थी, जो कमली का बचपन छीनकर उससे वो काम करवा रही थी जिसको करने में बड़े बड़े लोगों को पसीने आने लगते हैं। फिर कमली की उम्र अभी कितनी थी, 12वां साल पूरा होने वाला था अभी, और इस उम्र में तो धनिया ने अभी कुछ सीखा ही नहीं था, सबकी गोदी में बैठने और खेलने के अलावा। लेकिन आज वो खुद लाचार और विवश थी, उसके पास अपने बच्चों से काम करवाने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। यही सोचकर धनिया फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसको लेबर पेन शुरू हो गया, जिसकी वजह से धनिया करहाने लगी, और उसकी करहाने की आवाज सुनकर कमली बाहर निकल आई और धनिया से पूछने लगी, क्या हुआ माँ, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? धनिया बोली, नहीं कमली, तू जल्दी से जा और दाई चाची को बुला के लिया, और हाँ कमली, तेरे पिताजी कहीं दिखे तो उन्हें भी बोल देना। कहकर धनिया फिर दर्द से करहाने लगी। थोड़ी देर में ही दाई चाची आ गई, किंतु गिरधर मुनि का कोई अता पता नहीं था। दाई चाची ने कमली को कुछ सामान लाने के लिए कहा,
कमली ने सारा घर छान मारा, लेकिन घर में उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। मिलता भी तो कैसे? धनिया जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखती, गिरधर मुनि उसे भी कहीं ना कहीं से खोज के निकाल लेता था। कमली का दिमाग इस समय काम नहीं कर रहा था कि क्या करे और कहाँ से पैसे लाए। तभी उसे याद आया, चौधरी साहब के घर से पैसे उधार ले लेती हूँ, मना नहीं करेंगे चौधरी साहब, कहकर कमली चौधरी साहब के घर की तरफ चल दी। कमली के आज काम पर ना आने से मना करने के बाद भी चौधरी तो शांत थे, लेकिन शिव का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह घर आते ही जो रुद्रांश चौधरी ने उस गुस्से को यह कहकर हवा दे दी, क्यों अपनी बीवी पर तो बस चलता नहीं, बड़े ताव से गए थे कमली को लाने। जिसे सुनकर शिव चौधरी के दिल में आया कि बड़ा भाई समझ कर जो इज्जत करता हूँ, वरना अभी आपके सामने जाकर इसकी पोल खोल दूं तो ये जो ममता भाभी का आज इतना गुणगान करते हैं, उस दिन कैसे घिग्गी बंद गई थी माँ बाबूजी के सामने। अगर मैंने ये नहीं कहा होता कि ममता भाभी हमारी ही जाति की हैं तो करते शादी, कहकर शिव क्रोध में जलने लगा। कमली द्वारा कही बात शिव चौधरी के अहम को ठेस पहुंचा रही थी और वो रह रहकर बोरा रहा था। तो बार बार भन्नाते हुए ऐसे घूम रहा था जैसे किसी ने उस छत्ते को छेड़ दिया हो और वो बार बार उसको काटने के लिए उसके आसपास मंडरा रहा हो। दूसरी तरफ कमली के आज काम पर न आने की वजह से किसी तरह शिव की माँ आज किचन में उसी तरह से मोर्चा संभाले हुए थी जैसे लड़ाई के मैदान में राजा के ना रहने पर भारी भरकम हाथी अपने सूंड को इधर उधर हिला रहा हो। खैर सुबह किसी तरह से मुंह बनाकर सबने खिचड़ी का स्वाद लिया, और लेकिन फिर शाम का चाय नाश्ता और रात का खाना। जितना आसान चौधराइन को धनिया या कमली से काम करवाने में लगता था, उतना आसान भी नहीं था। और फिर ऊपर से तरह तरह की फरमाइशें तो ऐसे की जाती थी जैसे वो काम करने की कोई मशीन हो। रात के 8 बजने वाले थे, लेकिन चौधरी चंद्रभान के घर अभी खाना बनाना शुरू नहीं हुआ था। चौधराइन इसी चिंता में थी कि सुबह तो जैसे तैसे बन गया, किंतु इस समय तभी उन्हें बाहर कमली की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर चौधराइन के चेहरे पर ऐसी खुशी छा गई जैसे किसी व्यक्ति को सूने रेगिस्तान में पानी की एक बूंद देखकर छा जाती है। वो पागलों की तरह खुशी से उछलने लगी। चौधराइन अपनी खुशी को दबाते हुए बरामदे में जाकर खड़ी हो गई और तभी शिव और कमली की बातें सुनने लगी। शिव कमली को फटकारते हुए कह रहा था, आखिर आ गई अकल ठिकाने? सुबह तो बड़ा अकड़ दिखा रही थी, चल अब जा, आ ही गई है तो थोड़ी सेवा भी कर दे, कहकर वह अपनी टांगे फैलाकर बैठ गया। जिसे देखकर कमली बोली, छोटे भैया इस समय मैं यहाँ काम करने नहीं आई हूँ, माँ जी की कहाँ है? मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसलिए कुछ पैसे उधार लेने आई हूँ। चौधरी काका दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो शिव बोला, अच्छा तो तुझे उधार चाहिए, लेकिन तुझे उधार देगा कौन? बाबूजी तो यहाँ है नहीं, कहकर शिव चौधरी हंसने लगा। शिव चौधरी की हंसी देखकर कमली घर के अंदर चली गई और जाकर चौधराइन से बोली, काकी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, हमको कुछ पैसा दे दो, चाहे तो हम कसम खा के बता रहे हैं हम काम करके एक एक पैसा चुका देंगे, कहकर कमली जो रोने लगी। जिसे चुप कराते हुए चौधराइन बोली, क्या बात है बिटिया, इस समय हमारे हाथ में एक भी पैसा ना है। जब चौधराइन ने कमली की ये बात कही तो शिव की पत्नी धनवर्षा उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर जैसे ही कमली जाने लगी तो धनवर्षा ने अपनी दरिया दिली दिखाते हुए कुछ पैसे लाकर चुपके से कमली के हाथ पर रख दिए और कमली से बोली, ले कमली अब जल्दी से जा, वैसे भी तुझे बहुत देर हो चुकी है, कहकर धनवर्षा अंदर अपने कमरे में चली गई और कमली अपने घर की तरफ जाने के लिए चौधरी चंद्रभान के घर से निकल पड़ी। धनवर्षा ने जब कमली को पैसे दिए तो शिव ने उसे देख लिया था, इसलिए जैसे ही पैसे लेकर कमली घर से बाहर आई, शिव ने उसे रोकते हुए कहा,
ये पैसे तुझे चुकाने होंगे कमली। कमली को वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए उस समय उसने शिव की बातों का उत्तर देना उचित नहीं समझा और वो जल्दी जल्दी पास की दुकान पर चली गई, जहाँ जरूरत का सारा सामान मिल जाता था। सामान लेकर कमली जैसे ही अपने घर पहुंची तो देखा घर पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। अपने दरवाजे पर इतनी भीड़ को देखकर कमली परेशान हो गई। थोड़ा आगे बढ़ी तो बहनों को रोते हुए देखा। उसने कारण जानने की कोशिश कर ही रही थी कि देखा धनिया जमीन पर जैसे बहुत गहरी नींद में सोई हुई थी और उसके ऊपर से गिरधर मुनि धनिया के ऊपर अपना सिर पटक पटक कर रोते हुए कह रहा था, हमको अकेला छोड़कर तू क्यों चली गई धन्नो? अब हम तेरे सहारे कैसे रहेंगे? तेरे बिना सहारे के हमारी जिंदगी कैसे कटेगी? जिसे देखते ही कजरी के हाथ से सारा सामान छूट गया, जिसमें रखी डिटॉल की शीशी टूट गई और सारा डिटॉल वहां फैल गया। अब कमली जल्दी जल्दी सारे कांच बटोरने लगी, जिससे टूटा हुआ कांच कमली के हाथों में चुभ गया और खून की एक धारा फूट पड़ी। अपने खून से रंगे हाथों को देखकर कमली उत्तेजित हो गई और फिर गिरधर मुनि को झकझोरते हुए बोली, हमारी माँ के असली कातिल तो तुम हो बाबूजी, जो हमारी बाबूजी कहते हुए भी हमें जो तुम्हें शर्म आती है कि तुम हमारे बाप हो। हम तुम्हें कैसे बाबूजी कहें? जा, भाग जा यहाँ से, जहाँ तुम दिन रात रहते हो वहीं रहो। कहकर कमली कभी जोर जोर से तो कभी सिसक सिसक कर रोने लगती। बीच बीच में अपने भाई बहनों को भी चुप कराती, बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक माँ अपने रोते बिलखते बच्चों को चुप कराती है, सांत्वना देती है। उस समय उस 13 साल की बच्ची को देखकर यही लग रहा था जैसे किसी स्त्री का पति घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ उसके ऊपर डालकर कहीं चला गया हो। वो बेचारी बड़ी दुखी थी और जैसे बिल्कुल वृद्धा हो गई हो। कमली की बातें सुनकर गिरधर मुनि ने थोड़ी देर पहले पैदा हुई उस बच्ची को उठा लिया, जिसको जन्म देते हुए धनिया की मौत हो गई थी, और उससे कहने लगा, जब मेरी धनिया जिंदा ना रही तो अब तू जी के क्या करेगी? कहकर गिरधर मुनि ने उस बच्ची को छत से नीचे फेंक दिया, जिसे देखकर सब लोग गिरधर मुनि को मारते पीटते गांव से बाहर कहीं छोड़ आए। उसके पश्चात समाज के डर से गिरधर मुनि के घर वालों ने किसी तरह से धनिया का दाह संस्कार और क्रियाक्रम तो कर दिया, लेकिन इतने बड़े परिवार का रोज का खर्च कौन संभालता? इस वजह से उसके घर वालों ने भी कमली से किनारा कर लिया। कमली के सामने अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि यदि वो काम पर चली जाती तो उसके छोटे छोटे भाई बहनों को कौन देखेगा? फिर चौधरी चंद्रभान का घर भी यहाँ से पास में नहीं था। कमली उस वक्त उसने एक बड़ा फैसला लिया। वो चौधरी चंद्रभान के घर काम तो करेगी, लेकिन एक शर्त पर कि चौधरी चंद्रभान उसके भाई बहनों के रहने की पास में ही कहीं व्यवस्था करेंगे। फिर कमली एक दिन चौधरी चंद्रभान के घर पहुंच गई और चौधरी चंद्रभान के सामने काम करने की अपनी शर्त रख दी। चौधरी चंद्रभान गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के साथ साथ एक बहुत ही दरिया दिल इंसान भी थे। जब वो छोटे थे तो उन्होंने गरीबी को बहुत पास से देखा था। उनके सामने भी उस समय उनकी माँ का चेहरा जो उपस्थित हो गया था। जब उन्होंने पैसों के अभाव में अपनी माँ को दम तोड़ते हुए देखा था और अपने पिताजी को टूटते हुए, तो उन्होंने उसी दिन तय कर लिया था कि जिंदगी में उन्हें बहुत पैसा कमाना है, और फिर उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। ये जो आज इतना ऐशो आराम था वो चौधरी चंद्रभान की ही बदौलत था, लेकिन उनके अंदर उस समय पैसे की ऐंठ नहीं थी जो शिव चौधरी के अंदर थी। उनकी दृष्टि में सब समान थे। यही वजह था कि कमली उन्हें मालिक या चौधरी साहब की जगह काका कहकर बुलाती थी। उनका मानना था कि सम्मान दो तो सम्मान मिलता है। फिर कमली तो एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखती थी। ये समय का क्रूर प्रहार ही था जो कमली आज उनके घर में काम करने के लिए मजबूर थी। यही सब सोचकर
चंद्रभान चौधरी ने अपने घर के सामने बने घर में कमली और उसके भाई बहनों को रहने के लिए दे दिया। सब कुछ होते हुए भी उनके घर में उस गुण का अभाव था जो कमली में कूट कूट कर भरा हुआ था। कमली के परिवार को चंद्रभान चौधरी ने अपना संरक्षण देकर बहुत बड़ा उपकार किया था, जिसकी वजह से कमली अपनी माँ के मरने का दुख बहुत जल्दी भूल चुकी थी। भूलती नहीं तो क्या करती बेचारी। कौन था उसका जो उसे सहारा देता, उसके आंसू पोंछता। यही सब सोचकर कमली दिन रात चौधरी साहब के घर काम करती, जहाँ पैसे तो नहीं मिलते थे, लेकिन इतनी महंगाई के जमाने में कमली और उसके भाई बहनों का कम से कम पेट तो भर ही रहा था। इसलिए कमली ने कहीं और काम करना अब बंद कर दिया था। जब से कमली ने चौधरी चंद्रभान के घर रहना शुरू किया था, तब से शिव चौधरी के व्यवहार में भी परिवर्तन आ गया था। उसने उस दिन कमली के साथ किए अपने बर्ताव के लिए कमली से माफ़ी मांग ली थी, तो कमली ने भी यही कहा था। शायद भगवान ने जो यही मंजूर रहा था कि आपके जो वचनों का दोष नहीं है छोटे साहब, जिसकी वजह से शिव चौधरी बेरोक टोक जब मन में होता अपने घर के सामने कमली के घर में चला जाता और उसके छोटे से भाई बहनों के साथ खेलता। कभी उनके लिए खिलौने, मिठाइयाँ और टॉफियाँ वगैरह भी ले आता, जिसकी वजह से कमली के भाई बहन भी उसके साथ घुल मिल गए थे। फिर एक दिन जब शिव चौधरी ने कमली का हाथ पकड़कर कहा, कमली तू भी बैठ, ये ले गर्मा गर्म इमरती लाया हूँ, खा ले, तो कमली उस दिन शिव चौधरी के प्रति प्रेम और अपनत्व के भाव से भर गई थी। शिव चौधरी के लिए उसके दिल में वैसी ही श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी जैसी श्रद्धा अपने पालनहार के प्रति होती है। किंतु उस समय 13 साल की वो मासूम बच्ची को क्या पता था कि उसका शरीर भी किसी की हवस पूरी करने का साधन हो सकता है। चंद्रभान चौधरी ने कमली और उसके परिवार को संरक्षण तो दे दिया था, लेकिन वो इस बात से बेखौफ थे कि उनके घर में भी एक दानव बैठा था, जो हर पल इसी ताक में एक चील की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि कब शिकार मिले और वो उसे दबोच ले। फिर एक दिन मौका देखकर शिव चौधरी ने मिठाई में कोई नशीली चीज मिलाकर बेहोशी की हालत में वो घिनौना काम कर दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह जो कमली सोकर उठी तो उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और शरीर दर्द से फटा जा रहा था। बिस्तर से बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी उसे अपने अंदर कुछ महसूस सा हुआ और बहुत ही भयंकर दर्द से वो तड़प उठी थी। किसी तरह से जाने के लिए उठी तो देखा बिस्तर पर खून फैला हुआ था, जिसे देखकर कमली डर गई और अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर धोने लगी, लेकिन उसके शरीर से खून गिरना बंद नहीं हुआ। कमली डर के मारे रोने लगी। आज काम करने भी नहीं गई थी। जब देर हो गई और कमली काम पर नहीं गई तो चौधराइन को भी चिंता हुई कि क्या बात है, आज कमली काम पर क्यों नहीं आई। शिव चौधरी ने आकर सूचना दी कि माँ, आज कमली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो आज काम करने नहीं आएगी। कमली की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से चौधराइन को भी चिंता हुई और वो अपनी बड़ी बहू ममता के घर का काम करने को बोलकर कमली को देखने चली गई। चौधराइन तो ऐसे तो कभी कभी कमली को कुछ बोल भी देती थी, लेकिन जब से कमली की माँ धनिया इस दुनिया से गई थी, चौधराइन कभी कमली को डांटती भी नहीं थी। चौधराइन जब कमली के पास पहुंची तो देखा कमली चुपचाप बिस्तर पर लेटी हुई है और गुंजा कुछ बना रही है। चौधराइन को देखते ही कमली उठकर बैठ गई, लेकिन बैठने की वजह से उसके शरीर में जो दर्द उठा उसको चौधराइन ने समझ लिया और कमली को लेटे रहने के लिए कहा। चौधराइन के पूछने पर कमली रोने लगी और रोते रोते बोली, काकी, शरीर में बहुत दर्द हो रहा है, खून भी निकल रहा है। कमली की बातें सुनकर चौधराइन बोली, बिटिया, ऐसे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दर्द तो माहवारी में सब औरतों के साथ होता है। तुमको पहली बार हुई है तो तुम्हें पता नहीं है।
अब हर महीना यह दर्द तुम्हें सहना पड़ेगा। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, लेकिन इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। धनिया होती तो वो तुम्हें बताती, हमें बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। चौधराइन का इतना कहते ही कमली फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ को उस दिन सुबह उसने जो बातें सुनाई थी वो सोचकर वो दुखी होने लगी। चौधराइन इस तरह से कमली को परेशान देखकर फिर बोली, बिटिया ज्यादा दर्द हो रहा है तो अभी शिव बेटा से दवाई भिजवा रही हूँ। कहकर चौधराइन वहां से उठकर चल दी। थोड़ी देर में चौधराइन ने घर पहुंचकर बड़ी बहू ममता को ये सूचना दे दी कि परेशान होने वाली बात नहीं है, महावारी का दर्द है। डर गई है बेचारी, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। बहू, अगर तेरे पास कोई दवा हो तो दे दे, मैं शिव से अभी भिजवा देती हूँ। ममता बोली, नहीं माँ जी, मेरे पास तो इस समय दर्द की कोई दवा नहीं है। धनवर्षा से भी अभी पूछकर मैं बताती हूँ। कहकर ममता धनवर्षा से पूछने उसके कमरे में चली गई और धनवर्षा से बोली, वर्षा, अगर तेरे पास कोई दर्द की दवा है तो दे दे। जो कमली के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद उसका पीरियड आया है। ममता की बात सुनकर वर्षा बोली, अभी देखती हूँ दीदी। कहकर वो अपने ड्रेसिंग टेबल में देखने लगी और देखकर बोली, दीदी है तो सही लेकिन एक्सपायर हो चुकी है। तो वह कहने लगी, ओ पहला पीरियड है, बेचारी को दर्द भी बहुत हो रहा होगा। कहकर ममता चली गई। तो शिव ने पूछा, क्या बात है वर्षा भाभी, कैसी दवा लेने आई थी? तो वर्षा बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बात यह है कि कमली का पीरियड आया है तो उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। वर्षा ने शिव से कह दिया। तो शिव बोला, ठीक है, मैं अभी जाकर ले आता हूँ दवाई। कहकर शिव निकल गया और दवा लेकर कमली को देते हुए बोला, ले कमली, इसे खा ले, तेरा दर्द अभी ठीक हो जाएगा। और उसने जो 3 दिन तक लगातार इसे खा लेना। कहकर शिव कमली के बालों में हाथ फेर कर चला गया। कमली को उस समय शिव का हाथ फेरना थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं थी कि वो ऐसी किसी भी बात के बारे में सोचती। कमली के साथ शोषण का ये सिलसिला अब बराबर चलने लगा। शिवांश का जब मन होता वो कमली का शोषण करता, तब उसकी तबीयत खराब होती तो कुछ दिन उसका शोषण होना बंद हो जाता। शिव के चाचा उदयभान चौधरी ने तो कई बार रात में शिव को कमली के घर से निकलते भी देखा था। और एक दिन जब वो सोच के लिए बाहर गए तो आधी रात को उन्होंने शिव को देखकर पूछा भी था कि ये शिव इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? तो शिव ने यही कहा था कि चाचा कमली को बुखार था, इसलिए दवा देने आया था। फिर भी इतनी रात को उदयभान चौधरी ने कहा भी था। धीरे धीरे कमली अब कुछ सामान्य हो गई थी, लेकिन उसका शरीर अब पीला पड़ने लगा था। उसके चेहरे की रौनक जैसे चली गई थी और चेहरा दिन प्रतिदिन जैसे निस्तेज होता जा रहा था। काम करने का भी अब उसका मन नहीं करता था, जिसे देखकर चौधराइन को अब कमली की चिंता होने लगी थी। और उन्होंने अपनी बड़ी बहू ममता से कहा था, ममता, मैं सोच रही हूँ कमली को कल तू ले जाकर किसी अच्छी डॉक्टर को दिखा दे। बिना माँ बाप की बच्ची है, बेचारी किसी से कुछ कह नहीं पाती। मुझे तो इस बेचारी की चिंता हो रही है। तो बड़ी बहू ने कहा, जी माँ जी। कहकर ममता अपने कमरे में सोने चली गई। अगले दिन जब ममता कमली को लेकर अपने पति रुद्रांश चौधरी के साथ डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कमली का चेकअप करके ममता से कहा कि कमली 2 महीने के गर्भ से है, लेकिन मुझे शक है इसको कोई नशीली चीज देकर इसका शोषण किया जा रहा है। मैं कुछ टेस्ट और दवाइयाँ लिख दे रही हूँ, इसे आप करवा लीजिए, बाकी मैं रिपोर्ट देखकर बताऊंगी। जब डॉक्टर ने ये बातें ममता से कही तो ममता तो यह सुनकर हैरान रह गई। उसके मुंह से निकला, इतनी छोटी सी बच्ची और प्रेग्नेंट, विश्वास नहीं होता डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा, पर यह सच है, आपको विश्वास करना होगा। खैर 2 दिन बाद रिपोर्ट आ गई, सारी बातें तय हो गईं। सबने इस विषय में कमली से पूछने का फैसला किया कि आखिर किसकी ऐसी हिम्मत हो गई जिसने चौधरी परिवार में आकर कमली के साथ इतना घिनौना काम किया।
लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि कमली से पूछे तो पूछे कौन। सबने चौधराइन से पूछने को कहा तो चौधराइन ने ये काम बड़ी बहू ममता को सौंप दिया। फिर एक दिन ममता कमली को अपने कमरे में लेकर गई और बातों बातों में कमली से पूछने लगी, अच्छा कमली बता, तू किस किस से मिलने जाती है? तुझसे कोई रात में मिलने आता है या कोई लड़का तुझे अच्छा लगता है? ममता बहू की बातें सुनकर कमली दुखी हो गई और ममता से बोली, क्या भाभी आप भी बेसिर पैर की बातें पूछ रही हो? भला हमसे कौन लड़का मिलने आएगा? और रहा सवाल कहीं जाने का, तो आप तो जानती हो जब से हमारी माँ मरी है तब से हम ना कहीं दूसरी जगह काम पर गए हैं, ना कभी अपने पुराने घर में गए हैं। और रात में हमारा कमरे में यहाँ शिव भैया के अलावा कोई नहीं आता है, वे भी कभी कभी दवाई लेकर आते हैं। कमली की बात सुनकर ममता को उसके भोलेपन पर तरस आने लगा। वो कमली को पकड़कर बड़े प्यार से उसे पुचकारते हुए बोली, लेकिन मेरी बच्ची, शायद तू ये नहीं जानती किसी ने तेरे साथ कुछ गलत किया है। तू माँ बनने वाली है, माँ। ममता की बात सुनकर कमली बोली, यह सब आप क्या कह रही हो भाभी? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। माँ कहती थी कि ब्याह के बाद बच्चा होता है, लेकिन हमारा तो अभी ब्याह कहाँ हुआ है, कहकर कमली हंसने लगी। कमली को इस तरह हंसता हुआ देखकर ममता की चिंता और बढ़ गई। वो सोचने लगी कि जब कहीं कमली बाहर जाती ही नहीं है तो बाहर का मिलने उसे कोई आता नहीं है, तो फिर वो घर का ही कोई इंसान हो सकता है जो कमली के साथ एक घिनौना काम कर रहा है, या फिर कमली जानबूझकर झूठ बोल रही है। लेकिन घर का कौन इंसान हो सकता है? किसी पर ऐसे शक करना भी ठीक नहीं है। तभी उसे याद आया कि कमली कह रही थी कि शिव भैया उसके कमरे में कभी कभी दवा लेकर आते हैं। तो ममता सोचने लगी, हे भगवान, कहीं शिव भैया ने ही तो उसके साथ ये गंदा काम नहीं किया। सोचकर ममता दहल गई। फिर उसने निश्चय किया कि वर्षा से चलकर इस विषय में कुछ पूछती हूँ, क्या पता उसे कोई जानकारी मिल जाए। आखिर एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ममता जब खाली हो गई तो वर्षा के पास गई और वर्षा से बोली, वर्षा, अच्छा एक बात बता। वर्षा बोली, जी दीदी पूछिए। तो ममता बोली, अच्छा ये बता, तेरे और शिव भैया के बीच में आजकल सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? तो वर्षा बोली, हाँ दीदी, पर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ममता की बातों का उत्तर देते हुए वर्षा फिर से पूछने लगी। तो ममता बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। थोड़ी देर में वर्षा ने कहा, दीदी मैं एक बात आपसे बहुत दिन से बताना चाह रही थी। मैं सोच रही थी बताऊं कि नहीं बताऊं। ममता बोली, क्या? तो अपने दिल की बात कोई भी मुझसे बेहिचक कह सकती है। यकीन कर, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो वर्षा बोली, दीदी मैं कभी कभी देखती हूँ जब अचानक मेरी आंख खुल जाती है तो ये कमरे में नहीं होते हैं और पूछने पर बताते हैं किसी काम से बाहर गए थे। कभी किसी की माँ के बीमार होने का बहाना बताते हैं तो कभी कोई जरूरी काम, और अब तो मुझे पहले की तरह प्यार भी नहीं करते, हर समय मुझसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। ममता सोचने लगी, हे भगवान। बोली, हे वर्षा, ये तू क्या कह रही है? कब से चल रहा है ये सब? वर्षा की बात सुनकर ममता फिर बोली, यही जो वर्षा बताने लगी, कोई 1.5-2 साल से। तो ममता बोली, और तू मुझे अब बता रही है? वर्षा बोली, क्या करती दीदी, कई बार चाह कर भी नहीं बता पाई। सब लोग तो मुझे घमंडी समझते हैं यहाँ। ममता का शक अब पूरी तरह से यकीन में बदल गया था कि शिव ने ही कमली के साथ ये गलत काम किया है। और फिर उसने वर्षा से कहा, अच्छा वर्षा, तू एक काम कर, तू यदि एक औरत होने के नाते ये चाहती है कमली को इंसाफ मिले तो शिव भैया पर नजर रख, और जैसे ही कोई शक हो मुझे बता देना। वर्षा बोली, जी दीदी। और फिर उसके बाद ममता भी अपने कमरे में चली गई और वर्षा अपने पति की गतिविधियों पर नजर रखने लगी। इधर शिव ने भी जब से यह सुना कि कमली पेट से है तो उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। फिर उसने एक दिन वही किया जिसका सबको डर था। शिव एक दिन रात में दवा लेकर कमली के कमरे में गया और उससे कह ही रहा था कि ले कमली, यह दवा खा ले, तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कमली बोली, काय की दवा है ये छोटे चौधरी? तो वह कहने लगा,
अपने लिए आज कमली के मुंह से चौधरी शब्द सुनकर शिव को थोड़ा हैरान सा रह गया। फिर वह कमली से बोला, तेरी बीमारी की दवाई है। और थोड़ी देर हैरानी में भी सोचता रहा, यह मुझे छोटे चौधरी बुलाती है। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और बोला, ले कमली, ये तेरी बीमारी की दवाई है, मैं आज ही डॉक्टर से लेकर आया हूँ। तो कमली बोली, लेकिन हमें तो कोई बीमारी नहीं है, ये कहना कि बच्चा गिराने की दवाई लेकर आया है। कहकर कमली जो शिव चौधरी की तरफ जो बढ़ने लगी और गुंजा से बोली, गुंजा पानी लेकर आ, दवा खानी है। थोड़ी देर में गुंजा पानी लेकर आई। फिर कमली ने कहा, मैं दवा एक ही शर्त पर खाऊंगी चौधरी, अगर तू मुझे अपने हाथों से खिलाएगा। तो शिव बोला, हाँ क्यों नहीं। कहकर शिव पीछे मुड़कर दवा खोल ही रहा था कि कमली ने पीछे से आरी से प्रहार कर दिया। इस बीच शिव चौधरी के घर के सभी लोग भी वहां उपस्थित हो चुके थे और कब से दरवाजा खुलवा रहे थे। लेकिन कमली ने जब दरवाजा नहीं खोला तो दरवाजा तोड़ दिया। उसके बाद का दृश्य देखकर सब लोग मूक बनकर कमली को देखने लगे। कमली कह रही थी, ले लिया मैंने, अपना बदला ले लिया, आज से ये मेरा बच्चा है और इससे मैंने अपना बदला ले लिया। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, इस छोटे चौधरी ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैंने इससे अपना बदला ले लिया और आज से ये बच्चा मेरा है। तभी वर्षा कमली की हालत देखकर बोल पड़ी, हाँ कमली, तो इस बच्चे को जन्म देगी और बाप का नाम मैं दूंगी। सुबह चारों तरफ यह खबर फैल गई, कल रात में शिव चौधरी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और उनकी पत्नी धनवर्षा 3 महीने की गर्भवती है। शिव चौधरी का क्रियाकर्म हो जाने के बाद धनवर्षा और कमली को कहीं अलग रखा गया और फिर एक दिन ये खबर आई कि धनवर्षा ने एक बेटे को जन्म दिया है। इस बीच गुंजा भी थोड़ी बड़ी हो गई थी और कमली के ना रहने पर अपने भाई बहनों का ख्याल रखती थी। आज कमली बूढ़ी हो चुकी है, उसके सारे भाई बहनों का भी विवाह हो चुका है, लेकिन कमली शिव को ही अपना पति मानकर आज भी धनवर्षा के साथ एक विधवा की तरह अपनी जिंदगी का निर्वाह कर रही है। और कमली का बेटा उसे दाई माँ कहकर बुलाता है, जिसे देखकर कमली अपना बुढ़ापा काट रही है। उसे देखकर ही वो खुश होती है, अपने ही बेटे की माँ, अपने ही बेटे की दाई माँ बनी हुई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।